हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज। और इस चैप्टर का प्रीवियसली हमने एक लेक्चर देख लिया है। आज के लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूं। द रीज़न इज़ आप लोगों का कोर्स मुझे थोड़ा सा तेज़ खींचना पड़ेगा और ज़रूरी भी है जिससे कि हम हमारे एग्ज़ाम सेकेंड टर्म जो होंगे उसके अंदर उसके पहले थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। चैप्टर छोटा है, उसके अंदर ज़्यादा हम टाइम लगाएंगे नहीं। जो बेसिक सारे कंसेप्ट हैं वो ज़रूर देखेंगे और कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, बट थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसको। तो चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा है उसके पहले एक बार रिवीजन, मतलब जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा उसका रिवीजन और फिर आज का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को एक तरीके से फेस करने के लिए हमने बहुत सारे मेजरमेंट्स भी अडॉप्ट किए थे। पॉवर्टी होता क्या है? तो पॉवर्टी एक तरीके का सिचुएशन होता है जहां पे जो इंडिविजुअल होता है वो अपनी बेसिक नीड्स को एक तरीके से फुलफिल नहीं कर पाता। बेसिक नीड्स कौन कौन सी होती हैं? बेसिक नीड्स में आता है हमारा फूड, क्लोथ, शेल्टर। ये बेसिक 3 नीड्स हैं। इसके अलावा भी जैसे वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड एजुकेशन, दीज आर द बेसिक थिंग्स। अगर कोई पर्सन इनको एक तरीके से फुलफिल नहीं कर पाता, अचीव नहीं कर पाता, तो हम मानते हैं कि वो जो पर्सन है वो पॉवर्टी के अंदर है। अब पॉवर्टी को आप डिसाइड कैसे करोगे कि कौन है कि नहीं, कैसे आप मेजर करोगे? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया, एंड दैट क्राइटेरिया इज पॉवर्टी लाइन। व्हाट इज इट? पॉवर्टी लाइन। और ये जो पॉवर्टी लाइन है, इसका जो भी पर्सन इस पॉवर्टी लाइन के, मतलब ये एक मान के चले एक ये लाइन है, और जो भी पर्सन इस लाइन के ऊपर है वो पॉवर्टी, मतलब उसको ये नहीं माना जाएगा कि ही इज पुअर, और जो भी इस लाइन के नीचे है वो माना जाएगा कि पुअर है। इसके ऊपर है तो वो पुअर नहीं है और इसके नीचे है तो वो पुअर है। अब ये जो लाइन है, ये जो पॉवर्टी लाइन है, ये कुछ चीजों के ऊपर बेस्ड होती है, जैसे कंजप्शन या फिर इनकम। इनकम और कंजप्शन के ऊपर ये बेस्ड होती है। उसकी कुछ डेटाज होते हैं, उसके ऊपर अगर कोई है तो उसको पुअर कंसीडर नहीं किया जाता। पॉवर्टी लाइन इज मेड कीपिंग इन माइंड द इनकम एंड कंजप्शन लेवल ऑफ पीपल, कि ये लोगों के कंजप्शन एंड इनकम के लेवल को देख करके कंसीडर की जाती है। कैसे की जाती है? देखिए कि कंजप्शन का मतलब पहले समझ लेते हैं और इनकम का मतलब समझ लेते हैं। कंजप्शन मीन्स द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू बाय और अवेल द गुड्स एंड सर्विसेज, कि कोई पर्सन कितना कंज्यूम कर पा रहा है। क्या चीज? कोई भी चीज खरीद सकता है, मतलब खरीदने वाली चीज, या फिर कोई सर्विसेज ही इज एक्चुअली यूजिंग, कोई सर्विस ले रहा है या कोई चीज परचेज कर रहा है, मतलब खाने के लिए ऐसा मान सकते हो आप। तो कोई भी सर्विस उसको चाहिए, कोई भी चीज अगर वो कंज्यूम करने के लिए ले रहा है, फूड भी हो सकता है और कोई दूसरी चीज भी, तो वो कंजप्शन का पार्ट होगा। और अगर हम दूसरा टॉपिक देखें, इनकम, तो इनकम के अंदर एक और चीज आ जाती है। इनकम में आप यूज करोगे कि कितनी मनी वो अर्न कर रहा है, कितना पैसा वो अर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए पॉवर्टी लाइन, और इस पॉवर्टी लाइन के ऊपर जो भी पर्सन है, अब यहां क्या क्या हमने बेस बनाया? मनी को बेस बनाया, कंजप्शन को बेस बनाया, और ये हमने क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया कि इस क्राइटेरिया के ऊपर वाले जो भी लोग हैं वो रिच हैं और इस क्राइटेरिया के जो नीचे लोग हैं वो पुअर हैं। ठीक है, दीज द पीपल आर पुअर एंड दे आर रिच। गॉट इट? ये एक लाइन होती है जिसके अंदर आप डिसाइड करते हैं उनके कंजप्शन एंड इनकम लेवल के हिसाब से कि कौन रिच होगा और कौन पुअर होगा। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा सॉरी, इसने कहा कि जो पॉवर्टी लाइन है वो अलग अलग टाइम, अलग अलग जोन, अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग है। किसी भी एक कंट्री के लिए जो पॉवर्टी लाइन है दैट इज नॉट कंपल्सरी कि सेम पॉवर्टी लाइन, जैसे हमने कहा कि अगर कोई पर्सन है एंड ही इज कंज्यूमिंग 2100 कैलोरीज और 2400 कैलोरीज पर डे, तो वो हमारे लिए, हमारे देश के हिसाब से है। अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग होगी, लेकिन हाँ, इनकम के बेसिस पे वर्ल्ड बैंक ने कुछ चीजें डिसाइड की है। अभी हम वापस से उसको रिवाइज करेंगे। देखिए क्या है, पहले तो देखिए हर एक कंट्री की जो बेसिक नीड्स होती हैं वो अलग होती हैं, और इन्हीं बेसिक नीड्स के हिसाब से, जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दिया, उन्हीं बेसिक नीड्स के हिसाब से हम क्या करते हैं, जो पॉवर्टी लाइन में कंजप्शन एंड जो इनकम का लेवल है वो डिसाइड करते हैं। जैसे देखो, यूएसए के अंदर जो कार है दैट इज कंपल्सरी। वहां पर एक तरीके का मतलब ये सिस्टम है कि जो कार है वो तो बेसिक नीड्स में शामिल होती है।
जबकि हमारे यहाँ जो कार होती है दैट इज नॉट बेसिक नीड। ओके, तो इसके अलावा कार का एग्जाम्पल क्यों लें, अच्छा रहना, अच्छा पहनना या फिर हाइजीन, इनके लिए बहुत कंपलसरी है। हमारे लिए वो चीज़ मतलब आप होना तो चाहिए लेकिन वो हो नहीं पाती। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी लाइन है वो कुछ बेसिक नीड्स के हिसाब से डिसाइड की जाती है। अब ये जो बेसिक नीड्स होती हैं ये तुम जानते हो, बेसिक नीड्स या तो होगा आपका इनकम या होगा आपका कंजप्शन लेवल। तो सबसे पहले अगर अपन इनकम की बात करें तो इनकम के हिसाब से अगर कोई रूरल एरिया है तो उसके अंदर अगर कोई पर्सन 816 रुपीज पर मंथ अगर वो अर्न कर रहा है, हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो ही विल नॉट बी कंसिडर एज पुअर। और ये कौन सा डेटा है बेटा? 2011-12 के हिसाब से, जो सेंसस हुए थे उसके हिसाब से। इसके अलावा अर्बन एरियाज में यही चीज 1000 रुपीज पे चली जाती है। अगर कोई पर्सन 1000 रुपीज अर्न कर रहा है पर मंथ तो ही विल नॉट बी कंसिडर एज अ पुअर इन अर्बन एरिया। ठीक है, आगे आगे देखिए कंजप्शन और कंजप्शन लेवल पे देखते हैं इनकम के। अच्छा, एक चीज और इसमें आती है कि अगर आप विलेज में रह रहे हैं और आपकी फैमिली के अंदर अमूमन 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो आपके पास में एटलीस्ट इतना आना चाहिए। अब ये सेम वैसे ही बात है कि आप 816 रुपीज को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जितने भी मेंबर्स हों, 5 हों तो इतना, और अर्बन एरियाज में रह रहे हैं तो 1000 के हिसाब से 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये एक एस्टिमेशन है। इस एस्टिमेशन के हिसाब से अगर किसी की फैमिली इनकम 5 मेंबर्स में लगभग 5000 के आसपास है तो ही विल नॉट बी कंसिडर एज पुअर। लेकिन ये चीज़ केवल बुक्स में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल फॉर्म में 4000 या 5000 रुपए अगर किसी का पर मंथ इनकम है तो आप कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि ही विल बी कंसिडर एज पुअर। क्यों? क्योंकि वो शायद अपनी बेसिक नीड्स भी अब अचीव नहीं कर पाएगा। और ऑब्वियसली ये जो डेटाज हैं ये 2011 और 12 से रिलेट करते हैं, तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि इसमें चेंजेस आने लाजमी हैं। यहां देखिए, द डिफरेंस इन द पॉवर्टी लाइन इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्राइजेस इन बोथ एरियाज। जो अभी हमने देखा कि शहर के अंदर इतना और रूरल एरियाज में इतना, तो इसके पीछे डिफरेंस इतना सही है कि जो प्राइजेस होती हैं, जो कंजप्शन के लिए जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं उनका जो प्राइस होगा दोनों ही लेवल्स पे अलग अलग होगा। जो शहर हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं कंपैरिजन करें अगर उनका हम गाँव से, तो गाँव के अंदर चीज़ें जो नेचुरल चीज़ें होती है वो आसानी से मिल जाती है, चीप रेट्स में मिल जाती है, जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता। इसलिए वहाँ पर जो हमने 1000 रुपीज़ का गैप देखा कि 4000 एंड समथिंग विलेजेस में और 1000 रुपीज़ इन अर्बन एरियाज, तो ये जो गैप है दैट इज जस्ट ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्राइजेस ऑफ बोथ लेवल। तो यहां पर आप देखिए बहुत अच्छा एक सिंपल सा एक फोटोग्राफ है जिसमें कई सारी चीज़ें, कई सारे ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं और आंसर्स भी मिलेंगे। हाउसेस, फूड, ट्रांसपोर्टेशंस, क्लोथ। सिटीज़ में ये जो एक्सपेंसेस हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, जबकि विलेजेस में आप देखेंगे तो हाउस का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, फूड का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन का भी नहीं और क्लोथ्स का भी नहीं। तो कंपैरिजन किया जाए सिटीज़ का और विलेजेस का तो नो डाउट विलेजेस चीपर हैं रादर देन आपके सिटीज़ के। सो इसीलिए ये जो डिफरेंस देखा आपने कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को एटलीस्ट 1000 रुपीज़ पर मंथ और विलेजेस के अंदर 816 रुपीज़ ओनली कंसीडर किया गया कि अगर आप इतना कमा रहे हो तो आप गरीब नहीं हो। हालांकि इस बात को सुनते हुए वापस से मुझे हंसी आ रही है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के डेटाज है। आगे देखिए, गवर्नमेंट यहाँ पे हर इंडिविजुअल के कंजप्शन के हिसाब से भी डिसाइड करती है। ऑलरेडी तुम इस बात को जानते हो कि कितना डिसाइड किया उन्होंने डिसाइड किया कि अगर इफ यू आर कंज्यूमिंग और इफ यू आर हैविंग 2400 कैलोरीज पर डे in rural areas and 2100 calories per day in urban areas, then you will not be considered as poor. अगर आप 2400 कैलोरी विलेजेस में, रूरल एरियाज में और 2100 कैलोरी शहरों में, टाउन्स कह दो या अर्बन एरियाज कह दो, एक ही बात है, अगर वहां पर आप गेन कर पा रहे हैं तो आप गरीब नहीं कहलाएंगे। ऐसा क्यों कहा इन्होंने? सेम वही चीज़, वापस से वही बात है कि जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर जो लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, जबकि शहरों के अंदर लोगों का फिजिकल वर्क कंपेरेटिवली वहाँ से कम होता है, मेंटल वर्क ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, जो विलेजेस हैं वहाँ पे जो लोग होते हैं उनका जो बेसिक ऑक्यूपेशन होता है वो फार्मिंग होता है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उनको मेहनत करनी होती है। इसीलिए
उनके लिए कैलोरी थोड़ी ज़्यादा दी गई है, और यहाँ पर जो अर्बन एरियाज में है उनके लिए कम है थोड़ी। आगे आ जाइए। अब ऑब्वियसली आप रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज को कंपेयर करते हो, तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या बेसिक इनके बीच में डिफरेंस होगा। अब ये जो पॉवर्टी लाइन है, इसका जो सर्वे हम मतलब सर्वे करते हैं, इसका पॉवर्टी लाइन के बारे में हम पता लगाते हैं। मैंने आपको कहा सेंसस के थ्रू 2011 के हिसाब से जो डेटाज हैं आपको अभी सुनने को पढ़ने को मिल रहे हैं, ये सर्वे से हमें पता चला। और ये हर बार ये जो पॉवर्टी लाइनें बदलती रहती है, डिपेंड करता है कि डेटाज किस तरह से आपके सामने आए हैं। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वे कौन करता है, तो ये करता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेसिकली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो इस टास्क को कंप्लीट करती है। अलग अलग जगह पर इसके डेटाज या आप कह सकते हैं ऑफिशियल सेंटर्स हैं। कैलकाटा में इसका मेजर हब है। पॉवर्टी लाइन अगर हम डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट कंट्रीज की देखें तो तुम जानते हो चाइना के अंदर बहुत तेज़ी से जो पॉवर्टी है वो कम हुई है, और कंपेरेटिवली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की पॉवर्टी हालांकि पहले से काफ़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 22% के आसपास। अब देखिए, वर्ल्ड बैंक भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब बात आ जाती है वर्ल्ड लेवल पे जाके पॉवर्टी को मेजर करने की। तो आप अपने हिसाब से डेटाज नहीं दे सकते हो। हर नेशन यही कहेगा कि उनके यहाँ पर लोग नहीं है, गरीब लोग नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी एक इमेज जो होगी वो अच्छी करनी होगी। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने खुद का एक कॉमन सा डेटा निकाल दिया और उस डेटा के हिसाब से डिसाइड करने को कहा कि भाई अब बताओ कि आपके यहाँ पर कितने पुअर रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और उन्होंने क्या बेसिक एक बेस स्टैंडर्ड क्या मेजर माना, उन्होंने कहा कि इफ द पर्सन हु इज अर्निंग लेस देन $1.9 पर डे, $1.9 का मतलब हो गया है अप्रोक्सीमेटली, आप मान के चलें 70 रुपए के हिसाब से भी अगर अपन चलाते हैं तो 70 140 के आसपास मान लीजिए। तो 130 टू 140 रुपीज अगर वो पर्सन पर डे कमा रहा है, अगर कमा रहा है तो वो पुअर कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इससे कम आप कमा रहे हो पर डे में तो आप फिर गरीब कहलाएंगे। ठीक है, अब आप सोचो हमारी सरकार कितना कह रही है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो लगभग 420, तो लगभग 4000 के आसपास हो गया। इसके हिसाब से देखा जाए तो इतना ही होगा ना। हाँ, इसके हिसाब से देखा जाए तो 4200 रुपए के आसपास हो गया। जबकि हमारी गवर्नमेंट तो कहती है कि आप अगर इंडिविजुअल हैं मतलब पर मंथ आप कितना 816 रुपीज़। तो डिफरेंस देख लीजिए आप गवर्नमेंट के अंदर और इसकी डेटाज में। तो इन्होंने कहा तो ऑब्वियसली हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक कंट्री के लिए कंजप्शन और इनकम का जो लेवल होगा वो अलग होगा। बट अगर आप कंपेयर कर रहे हो वर्ल्ड के साथ में तो ऑब्वियसली आपको एक बेसिक सा मेजरमेंट अडॉप्ट करना पड़ेगा जिसके हिसाब से आप तय कर सकें कि आप कितना अर्न कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला वर्ल्ड बैंक ने कि इफ समबडी इज देयर एंड ही इज अर्निंग $1.9 पर डे तो ही मस्ट नॉट बी कंसिडर एज पुअर। तो हाँ ठीक है, उसका जो लेवल है वो ठीक है, अच्छा है। अब हम पॉवर्टी एस्टिमेशन की बात करें। ये तो था एक बेसिक सा इंट्रो जो हमने प्रीवियसली देखा और थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन हमने किया। आज का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेसिक वो यहां से स्टार्ट होता है, दैट इज पॉवर्टी एस्टिमेशन। अब आप देखिए अगर हम 1993 के हिसाब से बात करें तो लगभग हमारे यहां पर 45% पीपल वर देयर जो कि पॉवर्टी लाइन के अंदर एग्जिस्ट करते थे, लगभग पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते थे, मतलब गरीब थे। पूरे अगर 100% पॉपुलेशन कंसीडर की जाए उसको और देखा जाए तो लगभग हम 45% पॉपुलेशन हमारी कैसी थी, गरीब थी। और 2011-12 के हिसाब से डेटाज अगर देखें तो लगभग 22% पॉपुलेशन हमारी कैसी है, पॉवर्टी के मतलब पॉवर्टी लाइन के से नीचे है, मतलब गरीब है। ये 2011-12 का एस्टिमेशन है और 1993 का एस्टिमेशन है। देखा जाए तो बहुत बड़ा चेंज हुआ है। लगभग 20 सालों में हमारे जो ये नंबर ऑफ पीपल हैं लगभग आधे रह गए हैं, लेकिन 22% अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। प्लीज़ इस बात को भी दिमाग में रखें कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी 1993 से लेकर अगर हम 2011 की बात करें तो उसमें पॉपुलेशन में भी काफ़ी ग्रोथ हुई है। तो पॉपुलेशन भी बढ़ी है, तो उसके साथ में अगर आपको रेशो कम हो रहा है तो ये मत समझें कि बेनिफिट हुआ है, सारे लोग वो ख़त्म हो गए या सारे लोग वो जो थे जो पॉवर्टी के अंदर थे वो अब कम हो गए, ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन का 22%, तो वो एक बहुत बड़ा नंबर है। बट हाँ फिर भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि बदलाव आ रहा है, देश बदल रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़, ये जो पॉवर्टी का एस्टिमेशन है स्पेशली अगर देखा जाए तो जो सोशल ग्रुप्स हैं हमारे, उनमें एक बहुत बड़ा
एक सेगमेंट पर्टिकुलरली इनके साथ में है। जैसे हमारे यहां पे जो एसटी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, टोटल जितने भी एसटी कैटेगरी है उसका 43% जो पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, और जो एससी कैटेगरी है उसका लगभग 29% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है। बात समझने की कोशिश करें, ये जो सोशल ग्रुप्स हैं, क्यों रिजर्वेशन की बात हम करते हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए, क्यों हम ये बात करते हैं कि रिजर्वेशन में मतलब गवर्नमेंट जॉब में इनको मौका देना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि टोटल जो पॉपुलेशन है इनकी एसटी कैटेगरी की, उसका 43% पॉपुलेशन स्टिल 2011 के हिसाब से आज भी पॉवर्टी लाइन के नीचे है। और अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो लगभग ये जो डेटा है 29% है। तो सोशल ग्रुप्स के अंदर भी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो देखी जा सकती है। एक यहाँ आपको ग्राफ दिख रहा होगा, इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए एक बार इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और देखिए यहां पर दिया गया है, अगर 100% का 100% यहां पर एग्जिस्ट करते हैं, एक सेकेंड भाई, हाँ जी, देखिए अगर 100 लोगों का डेटा अपन ले और हम यहां पे अलग अलग कैटेगरीज की बात करें, स्पेशली मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं, एससी कैटेगरी की बात करूं, तो उसमें से लगभग 43% जो लोग हैं 100 में से वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, और एससी कैटेगरी के अंदर आएंगे 29%। यहां पर है एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशो, मतलब भारत के अंदर अगर 100% टोटल पॉपुलेशन है तो लगभग 22% जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, पॉवर्टी लाइन के, मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे है, गरीब है। तो 22% टोटल हो गया। और अगर मैं 100% इनकी कैटेगरीज देखूं कि टोटल 100% पॉपुलेशन है एसटी कैटेगरी की और टोटल 100% पॉपुलेशन है एससी कैटेगरी की, तो दे आर अप्रॉक्स 43%, दे आर अप्रॉक्स 29%, एंड टोटल पॉपुलेशन का 22% पॉपुलेशन गरीब है। इसके अलावा जो भी लोग रूरल एरियाज में काम करते हैं एंड जो कैजुअल लेबर्स हैं, अगर वो 100 हैं तो 100% का 34% पॉपुलेशन गरीब है। कैजुअल लेबर्स का मतलब होता है जिनको कभी कभार काम मिलता है, जिनके पास में रेगुलर बेसिस पे काम नहीं है। और यहीं पर अगर मैं बात करूं, जो भी पर्सन अर्बन एरियाज में काम कर रहे हैं और नॉन फार्मिंग वर्क कर रहे हैं, मतलब या तो वो सर्विस सेक्टर में है या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, तो ऐसे जो लोग हैं दे आर ऑल द सेम पे, वो भी लगभग 34% ही है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। मतलब अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में ज्यादा कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब पॉवर्टी का एस्टिमेशन हम लगाते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर, मतलब कौन सा ऐसा सेक्टर होगा जहां से लोग अपना जॉब गेन कर रहे हैं, अर्निंग अपनी गेन कर रहे हैं, बट फिर भी स्टिल दे आर पुअर। तो आप जानते ही हो, हमने प्रीवियसली चैप्टर्स में ही पढ़ा है और तुम ऑलरेडी जानते हो कि हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है दैट इज नॉट हैविंग द ग्रोथ जितनी उसको मिलनी चाहिए। सो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि एग्रीकल्चरल जो लेबर्स हैं अप्रोक्सीमेटली 34%, जैसा अभी हमने ग्राफ में देखा, तो 34% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एग्जिस्ट करती है और वो गरीबी रेखा के नीचे है। मतलब दे आर अप्रोक्स 34%। आप मतलब अगर हम कंपेयर करें 100 में से, तो 34% टोटल पॉपुलेशन का जो फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं दे आर पुअर। और इसके अलावा भी जो एग्रीकल्चर लेबर्स हैं कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो फार्म में काम करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं। अगर इनके पास में ऑब्वियसली 4 टाइप के फार्मर्स होते हैं, तुम जानते हो। एक टाइप का होता है जो बिग होता है, बिग फार्मर्स, दूसरा होता है मिडिल, तीसरा होता है स्मॉल, और चौथा टाइप होता है लैंडलेस। तो लैंडलेस फार्मर्स जो होते हैं वो बेसिकली कैजुअल लेबर्स होते हैं इन एक्टिविटीज में। अर्बन एरियाज में बात करें तो अर्बन एरियाज में भी सेम वही कंडीशन है। जो कैजुअल लेबर्स हैं ये भी 34% हैं, इनका भी सेम वही काम है। अब ये लोग हो सकते हैं कॉबलर्स हों या फिर फैक्ट्री वर्कर्स हों या फिर छोटे मोटे कहीं पर भी जो जैसे आपने होता है ना, मकान बना रहे होते हैं तो अपने यहाँ पर आके काम करते हैं, या फिर कारपेंटर्स हो गए, ठीक है। कोई भी पर्सन जो भी अपने हुनर से या अपने किसी भी एक्टिविटीज़ या स्किल्स के कारण वो अगर अर्न कर रहा है बट ही इज़ नॉट हैविंग द जॉब रेगुलरली, तो ऐसे में उसको कैजुअल लेबर कहा गया है। शहरों के अंदर ये भी लगभग 34% है जो कि गेन नहीं कर पा रहे हैं अपना रेगुलर लाइवलीहुड, और इसी कारण से ये लोग कैसे हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। अगर हम एक और एस्टिमेशन देखें, अभी तक तो हमने देखा है सोशल कैटेगरीज एंड वर्क के हिसाब से, ऑक्यूपेशन वाइज देखा और हमने कैटेगरी सोशल कैटेगरीज वाइज देखा। अब है आपका जेंडर के हिसाब से। जेंडर के कारण और एज के कारण
इन दोनों के कारण भी कहीं ना कहीं पॉवर्टी जो है हमें देखने को मिलती है, और उसके कारण भी पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में। स्पेशली जो फीमेल हैं या जो एल्डर हैं या फिर जो बच्चे हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनको जॉब नहीं मिलती। कोई भी पर्सन है 50 साल की उम्र में जाकर के जॉब ढूंढना चाहिए तो उसको जॉब नहीं मिलेगी, मिलेगी तो उसको उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको पेमेंट नहीं दिया जाएगा। तो एक और बात याद रखें, कोई फीमेल है तो फीमेल के साथ में भी यहाँ बायस होता है, जितनी इनकम मेल की है उतनी इनकम फीमेल की नहीं होती फॉर अ सेम जॉब। तो ऐसे में ये प्रॉब्लम भी है। और तुम जानते हो कि हमारे यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेल डोमिनेंट सोसाइटी का। मेल डोमिनेंट सोसाइटी मतलब जहाँ पे मेल्स का पावर ज़्यादा माना जाता है, मेल्स को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। बच्चों के साथ में भी यही प्रॉब्लम है, बच्चों को छोटी सी एज के अंदर ही काम पर भेज दिया जाता है, लेबर वर्क करवाया जाता है, जिसके कारण से भी वो अपने आप को रिसोर्सेज में डेवलप नहीं कर पाते, बदल नहीं पाते, जिसके कारण पॉवर्टी साइकिल के अंदर वो फंस जाते हैं। जेंडर और एज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉवर्टी के अंदर। आप जानते हैं जेंडर में मतलब फीमेल के साथ में डिस्क्रिमिनेशन, और एज या तो आप बूढ़े हो गए हो या फिर आप बच्चे हो, उसके साथ भी आप इन सब चीज़ों में फंस करके कहीं ना कहीं पॉवर्टी के अंदर आ जाते हैं। पॉवर्टी लाइन के अंदर ये लोग भी देखने को हमें मिल जाते हैं। हर स्टेट का अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग पॉवर्टी के रेशोज हैं। कुछ स्टेट हैं जो काफ़ी गरीब हैं, कुछ स्टेट हैं जो काफ़ी प्रॉस्परस हैं। लेट्स हैव अ लुक ओवर दीज स्टेट जो कि अपने हिसाब से कहीं ना कहीं या तो रिच हैं या फिर पुअर हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो उड़ीसा और ये आपका बिहार, ये वो स्टेट्स हैं बेटा जो कहीं ना कहीं पॉवर्टी लाइन के अंदर सबसे नीचे हैं। अगर हम देखें सबसे नीचे इन द सेंस सबसे ज़्यादा पुअर जो लोग हैं आपको इन स्टेट्स में देखने को मिलेंगे। रीज़न क्या है? ऑब्वियसली तुम जानते हो कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम है, जिसके कारण से जो भी लोग हैं इन स्टेट से बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं वो पॉवर्टी लाइन के अंदर सबसे नीचे आते हैं। उड़ीसा के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 32.6% मैक्सिमम जगह पर उड़ीसा के अंदर माइंस हैं, फैक्ट्रीज हैं, बट यहाँ पर पॉपुलेशन जिस रेशो में बढ़ी उस रेशो में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बढ़ी। साथ ही साथ यहाँ पे जो फील्ड्स हैं, जो खेती बाड़ी होनी थी, वो भी इनके पास ज़्यादा नहीं है, और अल्टीमेटली इनको काम करने के लिए दूसरी जगह पर पहुँचना होता है, जाना पड़ता है। इसके कारण से यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन का लगभग 33% पॉपुलेशन ऐसा है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे एग्जिस्ट करता है। सेम ऐसा ही कुछ किस्सा बिहार के साथ में भी है। बिहार में भी लगभग 34% पॉपुलेशन ऐसी है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। सो उड़ीसा हो चाहे बिहार हो, ये वो स्टेट्स हैं। केवल यही दो नहीं है, अगर कोई ऑफेंड मत होइएगा प्लीज़ अगर इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो। मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। दैट इज़ वाई दीज पीपल माइग्रेट टूवर्ड्स द न्यू स्टेट्स, लाइक राजस्थान के अंदर आते हैं, गुजरात में आते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, इसलिए वो दूसरे स्टेट्स में जाके काम करते हैं। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है, और यहाँ की जो प्रॉब्लम है उसको केवल इनकी सरकार जो है वो सॉल्व कर सकती है। यहाँ पर कोई इंडिविजुअल पर्सन या तो इनिशिएटिव ले या खुद से कुछ स्टार्ट करें, एंटरप्रेन्योर्स बने, सो दैट दे कैन चेंज द सिचुएशन और सिनेरियो। बट ये सारा काम इतना आसान नहीं होगा सभी लोगों के लिए, इसलिए गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर करना ज़रूरी है। आगे देखिए, बिहार का ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जैसे केरला, महाराष्ट्र, हरियाणा। महाराष्ट्र का तुम्हें पता ही है, आप एक बॉम्बे को छोड़ दीजिए, उसके अलावा महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। मैक्सिमम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं? बॉम्बे पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर फिर पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है तो भी मारामारी होगी। किसी जगह पर जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, मान लिया अगर वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो सबके लिए सबकी जॉब और सबके एस्पिरेशंस को, सबकी नीड्स को फुलफिल करना पॉसिबल नहीं होगा। दैट इज़ वाई महाराष्ट्र की सिचुएशन भी अच्छी नहीं है। केरला, महाराष्ट्र, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, इनकी कंडीशन भी थोड़ी ख़राब है, लेकिन हाँ इतनी ख़राब नहीं है जितनी बिहार और उड़ीसा की है। यहाँ पर एक ग्राफ हमने दे रखा है, सबसे बुरी जो कंडीशन है, सबसे बुरी कंडीशन अगर देखा जाए तो दीज आर द पीपल। अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए, पॉवर्टी लाइन की बात की जाए, इसमें यह भी याद रखिएगा, यहाँ पर बेस बनाया गया है रेशो को। कैसे? टोटल पॉपुलेशन कितनी है और उसमें से कितने % लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, इस चीज़ को दिमाग में रखना। वहाँ पर बिहार आ रहा है और यहाँ पर अगर केरला आ रहा है तो आप ये भी याद रखें कि केरला की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, उसके हिसाब से। तो यहाँ पर अगर 100 का एग्जाम्पल लें अपन तो लगभग 35% के आसपास यहाँ आ रहा है, और यहाँ पर अगर 100 का एग्जाम्पल लें तो लगभग इसको थोड़ा सा देखा जाए तो लगभग 5 से 10%, लगभग 7-8% के इस हिसाब से केरला जो है वो
पॉवर्टी लाइन के नीचे है। अल्टीमेटली इस ग्राफ से हमें ये तो पता चल गया कि पूरे भारत के अंदर जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन के अंदर या पॉवर्टी से जूझ रही है। अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो लगभग मैंने आपको बताया 22% पॉपुलेशन ऐसी है टोटल पॉपुलेशन का 2011 के हिसाब से। और मुझे अच्छे से याद है कि 2011 के अंदर जो एस्टिमेशन हमने लिया वो 121 करोड़ का था, 121 करोड़, 121। अब तुम सोच के देखो, एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा, 121 करोड़ पॉपुलेशन है, उसका 22% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है, तो कितने सारे लोग हो गए। इसी कारण से हमारा जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी अचीव नहीं करवा पा रहे हैं और खुद का भी डेवलपमेंट ना ही तो सोशली और ना ही इकोनॉमिकली कर पा रहे हैं। पंजाब हरियाणा, अब ऐसा क्यों हुआ? यहां पे इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज की बात कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट के अंदर ऐसे क्यों सिचुएशन है कि वो अलग अलग चीजों से जूझ रहे हैं, अलग अलग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करें तो ठीक है, पंजाब हरियाणा में जॉब अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमिकली देखा जाए तो दे आर हैविंग द जॉब्स, क्योंकि इनके पास में जमीनें हैं, अच्छा पानी है, जिसके कारण हार्वेस्ट अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, पंजाब और हरियाणा में केवल जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो केवल और केवल फोकस किया गया हार्वेस्ट के ऊपर, केवल और केवल जो भी वो सीजनल या फिर आप कह सकते हो मल्टीपल क्रॉपिंग करते थे, केवल उसी चीज पर। मतलब वहां पे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ और दूसरी चीजें काफी रह गई। अब हर किसी के पास तो जमीनें हो नहीं सकती, इसी कारण से वो केवल क्रॉप्स ग्रो कर पाए और प्रॉफिट कमा पाए। कहां से? ओनली एंड ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर से। दूसरे सारे कई सारे सेक्टर्स उनके छूट गए। इसके अलावा केरला की बात करें तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस किया, उन्होंने एजुकेशन दी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी और इसके कारण से इनकी स्टेट के अंदर चेंजेस आए। वेस्ट बंगाल की बात करें तो इन्होंने लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजरमेंट्स इन्होंने अडॉप्ट किए, जिसके कारण से द सिचुएशन हैज चेंज्ड इन वेस्ट बंगाल। और भी बहुत सारे जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये स्टेट्स हैं। यहां पर क्या है, दे प्रोवाइडेड फूड ग्रेन्स टू द पुअर पीपल एट द चीप एंड लोअर प्राइजेस। आपको पता है राशनिंग्स वगैरह होती हैं, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके थ्रू इन लोगों को राशनिंग वगैरह की गई और जिसके कारण से इनकी थोड़ा जो बेटरमेंट था पुअर पर्सनैलिटीज के, उनका बेटरमेंट किया गया। आगे देखिए, अगर हम अब ग्लोबली देखें, पूरे वर्ल्ड वाइड देखें कि कितने लोग पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, तो याद रखें 1990 तक 36% टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी वो पॉवर्टी लाइन के नीचे थी। अब अभी ये जो हमने 1.9 डॉलर पर डे देखा है वो है 2011 के हिसाब से। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बात और भी पुरानी है। लगभग 36% पॉपुलेशन जो है वो पुअर है, मतलब 1.9 अगर हम आज के हिसाब से भी देखें तो लगभग इतना भी वो अर्न नहीं कर पा रहे हैं। 2015 के हिसाब से 36% से मतलब 2015 में ये जो ग्लोबल पॉवर्टी है ये 36% से 36% से लगभग 10.5% पर आ गई। 1990 के अंदर ये 36% थी, 2015 के अंदर वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 11% जो पॉपुलेशन है वो गरीब है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो गरीब अगर हम देखें तो वो है अफ्रीका। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा गरीब है। रीज़न क्या है उसका, कि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिसोर्सेज नेचुरल भी नहीं है और ह्यूमन मेड भी नहीं है। चाइना भी पॉवर्टी के अंदर शिकार था, लेकिन चाइना ने अपना ग्रोथ किया, उन्होंने अपनी जो लोग थे उनकी स्किल्स को डेवलप किया, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया और अल्टीमेटली आज की जो पोजीशन है वो काफ़ी बेटर है। चाइना काफ़ी बेटर है पुरानी उसकी सिचुएशन से। चाइना काफ़ी ज़्यादा पुअर कंट्री मतलब वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा पुअर थे, बट नाउ दे हैव चेंज देयर सिनेरियो। अगर हम इंडिया के नेबर्स की बात करें, श्रीलंका की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, नेपाल की बात करें, बांग्लादेश की, भूटान की, तो धीरे धीरे ये अपनी कंडीशंस को बेटर कर रहे हैं। बट क्योंकि हमारे सामने भी सबसे बड़ा चैलेंज है, इनके सामने इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, हमारे सामने बड़ा चैलेंज ये है कि दीज पीपल और दीज नेशंस, इनकी पॉपुलेशन लिमिटेड है, बट हमारी पॉपुलेशन के अंदर रैपिड ग्रोथ है। हम बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन, मतलब हमारी यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है और यही प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन जिस रेशो में बन रही है या बढ़ रही है उसके प्रपोर्शन में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे काफ़ी कम है। इसके कारण से जो पॉवर्टी है वो कॉन्टिन्यूसली उसी लेवल पे है जिस लेवल पे शायद इस लेवल पे इसको नहीं होना चाहिए। अगर हम कंट्रीज़ को कंपेयर करें तो नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया एंड श्रीलंका, इन 8 को हम कंपेयर कर रहे हैं। और एक बार जस्ट इधर नज़र डालिएगा 2011 के हिसाब से नाइजीरिया की लगभग 53% पॉपुलेशन, 54% पॉपुलेशन लगभग गरीब थी
और गरीब है। बांग्लादेश में ये रेशो 14.8 तक पहुंच जाता है, जबकि इंडिया में लगभग 2011 के हिसाब से या लगभग आप 22% ही मानो। और सबसे कम हमारे नेबरिंग कंट्रीज में देखा जाए तो 1% से भी कम है श्रीलंका में। रीजन क्या है? पॉपुलेशन भी कम है, और जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से इनके पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं और लैंड्स भी होते हैं जिसपे वो खेती कर सकते हैं। तो ये था एक ग्लोबल सिनेरियो।